गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय की चौथी कविता मन, इस कविता का अध्यापन करने वाले हैं। मन यह पूरक पठन कविता में आने वाली कविता है। इस कविता के कवि है विकास परिहार। इस कविता के कवि जो है उनका परिचय हम लेंगे। इनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनका परिचय विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। अभी पद्य संबंधी इस कविता के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह हाइकू इस विधा में आने वाली कविता है। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती, यानी कविता के हर एक प्रकार रहते हैं, उसमें हाइकू यह जापान की एक लोकप्रिय काव्य विधा है और सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रस्तुत मन कविता में कवि ने विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो हम देख रहे हैं अभी मन पूरक पठन कविता। तो उसमें ये 3 पंक्तियों से बनी हुई 3 पंक्तियों से बनी हुई एक पंक्ति रहती है यहाँ। अभी हम पहले 3 पंक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कवि कहते हैं घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। कवि कहते हैं कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। जब घना अंधेरा होता है तो प्रकाश क्या होता है, उजाला और भी अधिक, तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी घने अंधेरे के समान रहते हैं और वो हमें क्या करते हैं, घेर लेती है, तब वही से एकाएक प्रकाश की किरणें हमें क्या होती है, फूट पड़ती है। वही से प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है, ऐसा कवि कहते हैं। कवि आगे कहते हैं करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इसमें कवि कहते हैं कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें इससे क्या प्राप्त होगा। इसलिए कवि कहते हैं करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अगली पंक्ति है जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। कवि कहते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जीवन रूपी नैया यानी नाव, जीवन रूपी नैया क्या करती है, संसार रूपी सागर में, जीवन रूपी नैया संसार रूपी, संसार का मतलब क्या है, दुनिया, इस दुनिया रूपी सागर में डगमगा रही है, तो उसे कोई संभालने के लिए नहीं आएगा। जीवन नया मझधार में डोले, यानी जीवन की ये जो नौका है, नैया है, वह मझधार में डोले, यानी मझधार का मतलब सागर। तो ये कौन सा सागर है, संसार के सागर में क्या होती है, डगमगाती है यानी हिलती है, तो उसे कोई संभालने के लिए कोई आता नहीं, हमें स्वयं उसे पार करने के लिए प्रयास करना होगा, ऐसा कवि इसमें कहते हैं। अगली पंक्ति है रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अभी यहाँ इस पंक्ति में फागुन महीने का वर्णन किया गया है। ये हिंदी महीनों के नाम है। फागुन का महीना अपने साथ बसंत के विविध रंग लेकर आता है। यह समय उल्लास और आनंद का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए क्या करना चाहिए, चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए, ऐसा कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना आनंद लेकर आता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, सब परेशानी चिंताओं को दूर करके इसका आनंद लेना चाहिए। अगली पंक्ति है कवि कहते हैं कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि कहते हैं कि गुलाब का फूल कांटों के बीच हंसता है। गुलाब का फूल क्या होता है, कांटों के बीच खिलखिलाता है। खिलखिलाना का मतलब खिलता है, यानी फूलों में बाहर आना या फूलों का निर्माण होना, उसे कहते हैं खिलना। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि गुलाब का फूल कांटों के बीच हंसता है, खिलखिलाता है, वह हमें हर पल प्रेरणा देता है। कांटों के बीच का जो गुलाब है वो हमें प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना काम करते जाना, क्योंकि फूल का निर्माण होता है उस कांटों के बीच में निर्माण होता है। कांटों के बीच में रहकर फूल बड़ा होता है
और वो कांटे के बीच में बड़ा होता है तो उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी कवि कहते हैं कि वो खिलता है। परेशानियों से घबराए बिना अपना काम वो करते जाता है। वैसे हमने भी कितने भी परेशानी आते हैं कांटे के समान, तो उसे दूर करना चाहिए। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। आंखें यानी नेत्र, तो कवि कहते हैं जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए, जब नेत्रों से अपने आंखों से अश्रु बहते हैं तो मानना चाहिए कि मन में कुंठा नयन रूपी। तो इसमें कुंठा का मतलब क्या है? घोर निराशा। जब मन में जब निराशा रहती तो दुख होता है तो हम अश्रु के जरिए क्या करते हैं, उसे जगह देते हैं। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा यानी मन की जो निराशा है वो नयन रूपी है, यानी आंख रूपी द्वार से क्या हुई है? बाहर है। इसलिए भीतरी कुंठा यानी अंदर की जो निराशा है वो आंख के जरिए, आंसू के जरिए, आंखों के माध्यम से बाहर निकल आते हैं, ऐसा कवि कहते हैं। अगली पंक्ति है, खारे जल से धूल गए विषाद मन पावन। कवि कहते हैं जब नेत्रों से आंसू बहते तो यह समझ लेना चाहिए, जब नेत्रों से आंसू बहते तो यह समझ लेना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। आंसू बहते तो यह समझ लेना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ, आंसुओं के खारे जल के साथ यानी आंसुओं का जो आंसुओं में से जो पानी निकलता है वह खारे जल के समान रहता है। तो खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद, विषाद का मतलब दुख, दूर होता है और मन पहले जैसे पावन हो जाता है। अगली पंक्ति कवि कहते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जिजीविषा का मतलब जीने की लालसा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग भी आते हैं उनके जीवन में। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में, ये जो संग्राम है, ये जो लड़ाई है, उस जीवन रूपी लड़ाई में सदैव डटे रहना चाहिए। यही जीवन का जीने, जिजीविषा का मतलब क्या? जिजीविषा का प्रमाण यानी जीने की लालसा का यह क्या है? प्रमाण है, ऐसा कवि कहते हैं। अगली पंक्ति है, तो इस प्रकार हमने ये पहले 3 पंक्तियां देखी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पंक्तियां और उसका मतलब हमने समझकर लिया है। अभी हम अगली जो 3 पंक्तियां है उसका मतलब समझ कर लेंगे। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। आकाश में क्या होता है? बादल जब घने होते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि बारिश होने वाली, ठीक है। तो मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरे हो जाती है तो वह बादल बनकर, वैसे ही मन की पीड़ा जब बहुत गहरे होती है तो वो भी क्या होती है? बादल बनकर। लेकिन ये बादल कैसे? आंसुओं के रूप से, यानी बादल कैसे बनते हैं? ये बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगते हैं। ये बादल बनकर क्या होता है? जैसे बारिश होती है बादल बनकर, वैसे बादल बनकर हमारे मन में जब दुख होता है तो आंसुओं के जरिए क्या होता है? बरसने लगते हैं, हम रोते हैं। अगली पंक्ति, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखो इस कविता में बहुत ही सुंदर विचार रखे। हर पंक्तियों में कुछ ना कुछ सीख हमें पंक्तियों से मिलती है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियां बहुत समय तक एक साथ चल रही है, फिर भी वे हमारा हमेशा मौन रहते। रेल की पटरियां बहुत समय तक एक साथ चलती रहती, दोनों पटरियां के बीच में रेल चलती रहती, फिर भी वह रेल की पटरियां मौन रहती, एक दूसरे से बातें नहीं करती। कवि का कहना है कि उसी समान व्यक्ति संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है। अगली पंक्ति, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार होते हैं। सितारे जो आकाश में टिमटिमाने वाले जो तारे रहते हैं वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे सितारे बादलों की ओट में, बादलों की आड़ में छिपे, आकाश बादलों के आड़ में जाते हैं तो क्या होता है? छिपा आकाश क्या होता है? बादलों के आड़ में छिप जाते तो आकाश सुना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं
जब वो हमारे जिंदगी से दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। ऐसे इसका मतलब है सितारे छिपे बादलों के ओट में, जब बादलों के बीच में जब सितारे छिप जाते हैं और आकाश सुबह के समय में या दिन के समय में पूरा सुना हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, आकाश सुना हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में जो अच्छे लोग आते हैं और अच्छे लोग आने के कारण हमारा भी, और वो हमारे जिंदगी से दूर होते तो हमारा भी जीवन निराशामय हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि कहते कि कवि के अंदर अनोखा सामर्थ्य है, वह जिन गीतों को स्वर देता है। कवि के अंदर एक अनोखा एक शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो जिन गीतों को स्वर देता है वह अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में और जिन गीतों को वो स्वर देता है वह अमर तो हो जाते हैं, लेकिन समाज में परिवर्तन भी होता है। और अंतिम पंक्ति है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कवि कहते हैं कि सागर में अथाह जल राशि होती है, यानी जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक सागर का पानी हमें दिखाई देता है, परंतु खारा होने के कारण वह जल राशि यानी उस समंदर का पानी पीने योग्य नहीं होता। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह जरूरतमंद के काम नहीं आता, कोई भी व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है लेकिन वह संपत्ति किसी के भी काम नहीं आती, तो उसका बड़ा होना व्यर्थ है, ऐसा कवि इसमें कहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। जब सागर में रहकर मछली को कुछ खाना ही नहीं मिला तो वह प्यासी, या उसे पानी ही नहीं मिला तो वह प्यासी रह जाने वाली। तो इस प्रकार ये जो मन कविता है वह मन कविता के बारे में हमने चर्चा की है। अभी यह देखिए, मन कविता के यहाँ नीचे शब्द संसार दिया है, तो ये जो कठिन शब्द है आप अपने कापी में लिखिए। साथ ही यहाँ गृह कार्य है, सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए, यह गृह कार्य भी आप लिख सकते हैं। गृह कार्य में सूचना के अनुसार कृतियों के साथ उपयोजित लेखन भी दिया गया है, एक पत्र दिया गया है। इस पत्र के प्रारूप के हिसाब से आप पत्र लिख सकते हैं। या देखिए, तो इस प्रकार यह कविता खत्म हुई है और अगली तासिका में हम नई कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।